हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास बीपीएससी के मेंस के आंसर राइटिंग को लेकर है। मैं यह बताने का इस क्लास में प्रयास करूंगा कि किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते कैसे हैं और दूसरा बीपीएससी के क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे उसे लिखा जाता है। इसके पहले कि किसी क्वेश्चन को हम डील करें और आपको उसको समझाने की बात कही जाए, मैं एक चीज का दावा जरूर करूंगा। बच्चे एक सामान्य कंप्लेन करते हैं कि सर हिस्ट्री को रटना पड़ता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ समझाने का प्रयास करूंगा और देखता हूं कैसे आप भूल सकते हो। मैं प्रयास करूंगा कि बिना ही रटे आपको समझ में आ जाए। आपको अगर समझ में आ जाता है तो रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। रटने की जरूरत कब पड़ती है? जब समझ में नहीं आता है। मैं प्रयास करूंगा कि आपको आंसर राइटिंग के उदाहरण को देते हुए विषय वस्तु को समझा दिया जाए ताकि आप पर कोई भार ना पड़े। तो ये क्लास बीपीएससी के आंसर राइटिंग को लेकर है और खासकर बीपीएससी के फर्स्ट पेपर के सेक्शन 1 के लेकर। मेरा नाम डॉक्टर एस.एन. दुबे है। आई डिड माई एमए एमफिल पीएचडी फ्रॉम जेएनयू। मैं वहां 2001-2 तक रहा। उसके बाद मैंने केवल सिविल सर्विसेज के एरिया में पढ़ाया है और मैं जिस विचार का हूं उसमें मुझे मधुशाला की एक लाइन बहुत अच्छी लगती है। राह पकड़ तू एक राह चल मिल जाएगी मधुशाला। वो आप पर भी लागू होती है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल के एक क्रिकेट बस उनको सब कुछ हासिल हो गया। प्रेमानंद जी एक राधा शब्द है। आपका भी उद्देश्य अगर एक आईएएस से जुड़ जाए, कोई आई अगर लगा लीजिए, कोई एक आई लगा लीजिए तो शायद जिंदगी सफल हो जाए। बस एक कोई उद्देश्य रखते हैं। अर्जुन के द्वारा मछली के आंख में तीर मारना केवल मछली के आंख में तीर मारना नहीं है, लक्ष्य संधान की बात है, लक्ष्य को तय करने की बात है और उस पर काम करने की बात है और वो एक शिक्षा है। जहां तक बीपीएससी का सवाल है, बीपीएससी में जो फर्स्ट पेपर है उसके सेक्शन 1 में हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आते हैं और 3 क्वेश्चन आते हैं जिसमें टिप्पणी आती है। वो 8 और 7 नंबर के होते हैं और बड़े क्वेश्चन 38 नंबर के होते हैं। एक बड़े क्वेश्चन को आज हम यहां डील करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि उसके आंसर कैसे लिखे जा सकते हैं और इस माध्यम से मैं आपको आंसर राइटिंग की कला दिखाऊंगा। मैं मानता हूं कि कुछ अच्छे स्टूडेंट होते हैं और कुछ अच्छे एग्जामिनी होते हैं। अच्छा स्टूडेंट होना, पढ़ना समझना, अच्छा एग्जामिनी होना, समझना और रीराइट करने की क्षमता रखना कॉमन सेंस के साथ। मैं इसके पहले की टॉपिक शुरू करूं, मैं 5 P का समर्थक हूं। प्लान, प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म और पास। बिना प्लान के अगर कोई चलेगा तो मुझे नहीं लग रहा है कोई उद्देश्य प्राप्त हो जाएगा। जो लक्ष्य की मैं बात कर रहा हूं कि राह पकड़ तू एक राह चल मिल जाएगी मधुशाला, जिसमें मैं 5 P की बात करता हूं। ये 5 P से उस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। जो उदाहरण देके मैं आपको समझाऊं कि अगर मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपको जानना है तो मैं क्यों कह रहा हूं, अगर ये आप जानते हो तो आपके लिए समझना आसान है। मैं क्या कर रहा हूं, अगर आपको ये मालूम है कि मैं क्यों कर रहा हूं तो समझ। जैसे इतिहास का ही उदाहरण लूं, अंग्रेजों ने भारत में क्या किया, अगर क्यों किया आप जानते हो, साम्राज्यवादी थे, क्यों किया अगर जानते हो तो क्या कर रहे थे उसको समझाना आसान हो जाएगा और समझना आसान हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट? अगर अंग्रेजों के इरादे को आप जानते हो, क्या करना चाहते थे, वो साम्राज्यवादी थे, अगर आप ये जानते हो तो क्या कर रहे थे, ये समझना आसान हो जाएगा। नहीं तो रेलवे आपको विकास का साधन दिखेगा। अगर आप कार्य कारण सिद्धांत को समझते हो, जिसको मैं यहां समझाने का आपको प्रयास करूंगा कि मैं क्यों करता हूं, अगर ये मैं आपको बता पाऊं किसी क्वेश्चन का आंसर ऐसा क्यों लिखते हैं तो शायद आपके लिए आंसर लिखना आसान हो जाएगा। किसी एक क्वेश्चन को मैं उठाने का प्रयास करूंगा। प्लान वाली बात इसमें मैंने ये कही कि एक छोटी सी कविता मैंने बचपन में ही पढ़ रखी थी, राह चलने के बटो पूर्व चलने के बटो ही राह की पहचान कर ले। नहीं तो फिर मूवमेंट में एक बार मोमेंटम शिफ्ट
करने में भारी दिक्कत आती है। एक बार कोई गति और दिशा तय हो गई, उसको बदलने में दिक्कत है। एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस पर सिंगल हैंडेडली काम करते हैं। एनीवे, एक क्वेश्चन हम आज बीपीएससी को लेकर देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, और क्वेश्चन है, critically analyze the factors responsible for the emergence of Gandhiji as an eminent nationalist leader. गांधी के राष्ट्रीय राजनेता के रूप में उद्भव के कारणों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। मैं लिख देता हूं, गांधी के राष्ट्रीय राजनेता, इसमें इंग्लिश वाले का ट्रांसलेशन ही हमेशा होता है, इसलिए पहले इंग्लिश वाला एक बार देख लीजिएगा, के रूप में उद्भव के कारणों की आलोचनात्मक विश्लेषण करें। Critically analyze the emergence of Gandhi as eminent national leader. गांधी जी भारतीय राजनीति के नेता कैसे बन गए, बड़ा क्वेश्चन है। मैं ये समझता हूं कि जो लोग इतिहास को रटते हैं वो मेंस में तो ना अच्छा नंबर ला सकते हैं ना एग्जाम पास कर सकते हैं। चीजें समझने की होती है, एक दो फैक्ट उसमें याद होते हैं, और अगर आपने चीजों को समझ लिया तो फैक्ट को उसमें सेट करना और आसान हो जाता है, और वो माले में मोतियों की तरह होता है, जिससे आंसर की गुणवत्ता और बढ़ जाती है। तो जो इस आंसर को हम देखने का प्रयास करेंगे, अब मैं आपको एक हिंट देता हूं जो मैं कह रहा था क्या करें और क्यों करें। हिस्ट्री के आंसर में और किसी भी आंसर में, और खासकर हिस्ट्री के आंसर में, अगर आप विकल्प दो, अप्रोच अलग अलग दो, कई एंगल से देखो, कई पक्षों को सामने रखो, तो नंबर की मात्रा बढ़ती है। एग्जाम में जजमेंट का कोई मतलब नहीं होता है, एग्जाम में एनालिसिस का मतलब होता है। लिखा गया है, एनालाइज करिए, एनालाइज करने की बात है। इसलिए अगर मान लो, ये तो भारी है, इसमें पक्ष और विपक्ष में समझाऊंगा क्या मैं कहना चाहता हूं और क्यों मैं इस टॉपिक को मैंने क्यों चुना। अगर 1857 का विद्रोह आता है तो आपने एक कोई स्टैंड ले लिया कि राष्ट्रीय आंदोलन था और उसी पर लिख दिया, नंबर नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय आंदोलन था, एक स्टैंड। राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, दूसरा स्टैंड। राष्ट्रीय आंदोलन था, नहीं भी था, तीसरा। सिपाही विद्रोह था, हिंदू मुस्लिम विद्रोह था, एक जन आंदोलन था। जितना ही एंगल वहां रखिएगा और जितने ही तरह के पक्ष के विचार रखिएगा, उतना ही नंबर की मात्रा बढ़ जाएगी। बर्थ ऑफ कांग्रेस, सर्कमस्टांसेज लीडिंग टू द बर्थ ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस के जन्म के कारण सेप्टिबल सिद्धांत, तड़ित चालक सिद्धांत, कॉन्स्पिरेसी सिद्धांत, भारतीयों के हित का सिद्धांत, जन आंदोलन का सिद्धांत, राष्ट्रीय आंदोलन के परिपक्वता का सिद्धांत, जितने एंगल से उसको देखोगे उसके जन्म को, उतना ही नंबर की मात्रा बढ़ जाती है। एग्जाम इज नॉट अबाउट जजमेंट, एग्जाम इज ऑल अबाउट एनालिसिस। हम देखने का यहां तो 1857 और कांग्रेस का बर्थ जब मैंने कहा तो जानबूझ के कहा, वहां क्वेश्चन आसान है और आपको पक्ष लिखना आसान है। क्यों? जिस टेक्स्ट बुक में आप पढ़ोगे वहां भी पक्ष विपक्ष है, इसलिए आपको उसमें नहीं करना है। लेकिन सामान्यतः कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम रसगुल्ले का खाने का विषय नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम टफ होते हैं, क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड होते हैं और थोड़े उसमें नयापन का, नवाचार का कुछ पुट देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन में मैं आपको यह दिखाऊंगा कि कहां पक्ष और विपक्ष हो सकता है। जैसे ये क्वेश्चन हमने चुना, ठीक है, जानबूझ के चुना है। गांधी क्यों चुना है वो मैं समझा दूं। इसलिए मैं कह रहा था कि क्यों अगर जान गए तो क्या समझना आसान हो जाएगा। मेरे समझ से इतिहास परिवर्तन है। इतिहास परिवर्तन है। परिवर्तन कैसा? जहां मानव हस्तक्षेप करता है और तब परिवर्तन होता है, तब इतिहास कहते हैं।
मानवीय हस्तक्षेप के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, मानव ने हस्तक्षेप किया, अपने से नहीं हुआ, भारतीय लोगों ने हस्तक्षेप किया। उसमें सबसे अधिक हस्तक्षेप का महत्व किसका था? गांधी का। इसलिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आता है? गांधी से। जो मैं आपको पॉइंट समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि दो चीजें इसमें समझनी है, क्वेश्चन आते कहां से हैं और उसको लिखते कैसे हैं। आते कैसे हैं? जहां हस्तक्षेप की मात्रा ज्यादा होती है वहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है। गांधी जी से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, अरविंद घोष से क्वेश्चन कम आते हैं, क्योंकि वहां हस्तक्षेप की मात्रा ज्यादा है, वहां हस्तक्षेप की मात्रा कम है। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि मेरा कोई हस्तक्षेप ही नहीं है। तो जब आप हस्तक्षेप की, मानवीय हस्तक्षेप की बात करोगे, और इसीलिए प्रीलिम्स और मेंस जब देखोगे तो जहां हस्तक्षेप बड़ा होगा वहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होगी। फ्रांस की जनता ने 1789 में हस्तक्षेप किया था, महान हस्तक्षेप है, आने की संभावना क्या है? ज्यादा है। 1848 में हस्तक्षेप किया, वहां से आएगा, लेकिन वो हस्तक्षेप कम है, आने की संभावना कम है। वो पहले भी हुआ था जब क्रांतियां लगातार चल रही थी, उसका हस्तक्षेप और कम है, वहां से क्वेश्चन आने की संभावना और कम है। तो जहां हस्तक्षेप की मात्रा ज्यादा है वहां नंबर की मात्रा ज्यादा है। इसलिए गांधी को मैंने चुना है। वो गांधी पर क्वेश्चन आता ही आता है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिस पर क्वेश्चन ना आया। इसलिए मैंने इस बहाने सोचा है कि हल्का सा गांधी को आपको समझाया जा सकता है इस क्वेश्चन के माध्यम से। अब इसका पक्ष और विपक्ष देखते हैं बच्चों। क्या मैं विपक्ष देखूंगा इस क्वेश्चन का विश्लेषण करने का कि भिन्न लोगों के क्या विचार हैं, कैसे उन्होंने नेतृत्व ग्रहण कर लिया। अगर आप सीधे लिखोगे तो मुझे लग रहा है कम नंबर मिलेगा। ये इतिहास है, कई दृष्टियों से उसको एनालाइज करने का प्रयास करते हैं। अब एक एंगल से मैं देखने का प्रयास कर रहा हूं, एक पक्ष देख रहा हूं। पक्ष एक, मैंने क्या कहा है? पक्ष लिखने से क्या होता है? नंबर मिलता है। इस माध्यम से मैं आपको गांधी समझा दूंगा कि ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आपको समझ में आ जाए गांधी कौन सी चीज है। पक्ष क्या है? जितने भी अंग्रेज इतिहासकार हैं उसमें अधिकतर गांधी के आलोचक हैं। अच्छा नहीं लग रहा था उनको, गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के पुरोधा थे, उनका साम्राज्यवाद था। जो भी अंग्रेज इतिहासकार हैं उन्होंने आलोचनात्मक ढंग से गांधी के नेतृत्व अधिग्रहण की बात कही है। जूडिथ ब्राउन ने कहा है कि गांधी ने नेतृत्व पर कब्जा कर लिया था। आपको लगता है गांधी कब्जा करने वाले व्यक्ति हैं? ना, गांधी ने नेतृत्व पर कब्जा कर लिया था। तो जो पहला पक्ष मैं दे रहा हूं किसका? अंग्रेज इतिहासकारों का। अंग्रेज इतिहासकारों को खासकर एक मैंने नाम लिया है, जूडिथ ब्राउन का। जूडिथ ब्राउन का जो बुक था, जूडिथ ब्राउन का, उसका नाम था, आपको नाम बता दूंगा तो शायद और समझ में आ जाएगा कि वो कहना क्या चाहती हैं। गांधी प्रिजनर और होप, प्रिजनर ऑफ होप, किताब का नाम सुन लो, देख लो, प्रिजनर ऑफ होप। मैं समझा दूंगा क्या कहना चाहती हैं। प्रिजनर ऑफ होप, मैं इमरजेंस को लेकर उनका क्या विचार है कि गांधी ने नेतृत्व पर कब्जा कर लिया। अब मैं आपको भारतीय इतिहास समझा रहा हूं। इसमें ये क्या कहते हैं, पूरा जो कैम्ब्रिज स्कूल है, ऑक्सफोर्ड स्कूल है, वो क्या कहता है कि भारत में अंग्रेजों की सत्ता दैव संयोग से स्थापित हो गई थी। अंग्रेजों का काम भारत को आधुनिक बनाना था और इस दैव संयोग से हमने भारत को आधुनिक बनाने का और सभ्य बनाने का प्रयास किया। तो राष्ट्रीय आंदोलन क्यों हो रहा था? ये लोग अपने नेता बनने के चक्कर में आंदोलन करते थे। ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा जो स्पेस दिया गया था उसमें अपने को नेता साबित करने के लिए ये आंदोलन करते थे और एक दूसरे से लड़ते भी थे कि हम नेता हैं या आप नेता हैं। यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, आपसी संघर्ष था। किस लिए? नेता बनने का। ये कैम्ब्रिज इतिहास है। गरम दल और नरम दल आपस में क्या हो रहे थे? लड़ रहे थे। तिलक और गोखले में महाराष्ट्र में क्या थी? प्रतियोगिता थी। बनर्जी और पाल की प्रतियोगिता थी कहां? बंगाल में। तमिलनाडु में भी ऐसी ही प्रतियोगिता थी। तो इनके अनुसार जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें आपसी संघर्ष है। गरम दल, नरम दल, तिलक, गोखले आपस में लड़ रहे थे। ये कोई राष्ट्रीय आंदोलन नहीं है। जूडिथ ब्राउन क्या कहती हैं? गांधी ने इसका लाभ उठा लिया
और उन्होंने इस झगड़े का लाभ उठाते हुए अपने शागिर्दों को हर एक क्षेत्र में रख दिया, जिसको लेफ्टिनेंट कहती हैं। अपने शागिर्दों को हर एक क्षेत्र में रख लिया और उन शागिर्दों को नेता बताया वहां का, और अपने को केंद्रीय नेता बताया। उनको भी अच्छा लगा, क्योंकि संघर्ष तो बंगाल में चल रहा था, संघर्ष तो हर एक जगह चल रहा था। वहां का वो नेता बनते, गांधी उनको वहां का नेता बना रहे थे, और वो लोग मिलकर गांधी को अखिल भारतीय नेता बना रहे थे। जैसे गुजरात में वल्लभ भाई पटेल को नेता गांधी ने बना दिया, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद बोस, खान अब्दुल गफ्फार खान, राजगोपालाचारी, सब जगह अपने शागिर्दों को खड़ा कर दिया और सभी विरोधियों को पटखनी दे दी। यानी भारत में जो राजनीति चल रही थी आपस में लड़ने की, उसमें गांधी ने नेतृत्व पर कब्जा कर लिया। कैसे? अखिल भारतीय नेटवर्क स्थापित कर लिया राजनीतिज्ञों की। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल जैसे अपने शागिर्दों को खड़ा कर लिया क्षेत्रीय इलाकों में, और उनको वहां का नेता बताया गया, और गांधी को अखिल भारतीय नेता बताया गया। इनका कहना क्या है कि भारत का कोई नेता होगा अखिल भारतीय, तो या तो गुजरात का होगा, नहीं तो बंगाल का होगा, नहीं तो मद्रास का होगा, नहीं तो हिंदू होगा, नहीं तो मुसलमान होगा, नहीं तो दलित होगा। गांधी कौन से नेता थे? अखिल भारतीय नेता बनने के लिए कहीं का तो नेता आप बनिएगा। गांधी कहीं के नेता नहीं थे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उन लोगों की भाषा है। गांधी कहीं के नेता नहीं थे, तो फिर अखिल भारतीय नेता कैसे बन गए? जैसे अपने प्रधानमंत्री जी पहले गुजरात के नेता थे, जैसे ममता बनर्जी बंगाल की नेता हैं, जैसे अखिलेश जी यूपी के नेता हैं, तब तो अखिल भारतीय नेता बनेंगे। गांधी जी कहीं के नेता नहीं थे, फिर भी नेता बन गए। कैसे? जो भारत में संघर्ष चल रहा था राजनीति का, उसमें सभी लोगों को हटाकर पटकनी देकर गांधी ने अपने शागिर्दों को खड़ा कर दिया, और उन शागिर्दों ने कहा कि आप हमारे नेता हो और हम यहां के नेता हैं। और गांधी ने स्वीकार कर लिया, अखिल भारतीय नेटवर्क बन गया, और इस तरह से नेतृत्व पर कब्जा कर लिया गया। जो जूडिथ ब्राउन ने वर्ड यूज किया है, गांधी सीज्ड द पावर, नेतृत्व पर कब्जा कर लिया गया। और शागिर्दों के द्वारा अफवाह फैलाई गई कि गांधी महात्मा हैं, गांधी संत हैं, और गांधी कोई भी काम कर देंगे। अब इस पक्ष को देखा जाए, मैंने आपको एक पक्ष समझाने का प्रयास किया है कि मैंने समझाया है इतना बड़ा, ये 2 लाइन में लिखा जा सकता है आंसर के रूप में, कि कैम्ब्रिज इतिहासकार और खासकर जूडिथ ब्राउन जैसे इतिहासकारों का मान्यता है कि गांधी ने नेतृत्व पर कब्जा कर लिया। उनकी मान्यता है कि भारत में राजनीति आपसी संघर्ष को लेकर थी, और गांधी ने अपने को केंद्र में और बाकी क्षेत्रों में अन्य राजनीतिज्ञों को स्थापित करके अखिल भारतीय नेटवर्क बनाते हुए राजनीति पर कब्जा कर लिया। एक पक्ष हो गया बच्चों। एक पक्ष इनको अंग्रेजी इतिहासकारों का मैंने बताया कि गांधी ने राजनीति पर क्या किया? कब्जा कर लिया। कैसे? अखिल भारतीय नेटवर्क के माध्यम से। जैसे गांधी ऊपर हो गए और नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, राजाजी जैसे लोगों को क्षेत्रों में खड़ा कर दिया। इन लोगों ने कहा कि गांधी जी मेरे नेता हैं, और गांधी ने कहा कि ये वहां के नेता हैं, और बाकी सभी लोगों का पत्ता क्या हो गया? साफ हो गया, और गांधी जी ने नेतृत्व पर कब्जा कर लिया। अब ये 2-3 लाइन में भी लिखी जा सकती है, मैंने समझाने के लिए इतना बड़ा आपको बताया कि एक पक्ष क्या है। अब दूसरे पक्ष में जाते हैं। दूसरे पक्ष में मैं इसको एनालाइज करूंगा कि क्या ये सही है कि नहीं है। गांधी ने नेतृत्व पर कब्जा कर लिया, अद्भुत शब्द है, गांधी के व्यक्तित्व को सूट नहीं करता है कि गांधी ने नेतृत्व को कब्जा कर लिया। अब गांधी जी नेतृत्व को कब्जा कैसे कर लेंगे? क्या जो वो कह रहे हैं कि जो भारत में गरम दल नरम दल आपस में लड़ रहे थे, भारत में भगत सिंह और गांधी जी भी आपस में लड़ रहे थे, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी आपस में लड़ रहे थे, ये लोग आपस में लड़ रहे थे, असल में ये बात सत्य नहीं है। ये सब लोग अंग्रेजों से लड़ रहे थे। आई रिपीट, उत्तर ये है कि भगत सिंह हो, गांधी हो, नरम दल हो, गरम दल हो, तिलक हो, गोखले हो, सब लोग किससे लड़ रहे थे? अंग्रेजों से लड़ रहे थे। स्वाभाविक है कि सबके लड़ने का तरीका एक नहीं था, सबके रास्ते एक नहीं थे, रास्ते अलग अलग थे, इसलिए आपसी मतभेद था।
नहीं तो सब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, जो अंग्रेज बताना नहीं चाहते थे। साम्राज्यवादी हितों को क्या पहुंचता? नुकसान पहुंचता। तो पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, एक दूसरा पक्ष जो मैंने आपको पक्ष दो कि जो आरोप है आपसी संघर्ष का, वो मैंने खारिज किया। क्यों? हमारे समझ से वो विचारधारा की लड़ाई थी, रास्ते की लड़ाई थी। जब गोखले की मृत्यु हुई थी तो तिलक ने क्या कहा था? भारत ने एक हीरा खो दिया, भारत ने एक मोती खो दिया, और इसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती, क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। अब आप अगर देखोगे तो ये आपसी लड़ाई नहीं है। गांधी जी और भगत सिंह आपस में लड़ रहे थे क्या? दोनों के रास्ते एक क्रांति के रास्ते पर चल रहा था, एक अहिंसा के रास्ते पर चल रहा था। दोनों का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों को यहां से निकाल के बाहर करना। तो इस बात को मैंने पहला पॉइंट काटा कि आपसी संघर्ष नहीं था। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो कह रहे हैं कि गांधी ने राजेंद्र प्रसाद पटेल, नेहरू को खड़ा कर दिया, क्या खड़ा करने से कोई नेता बन जाता है? जिन नेताओं के बारे में कमेंट कर रहे हैं नेहरू और पटेल, वो किसी भी अंतरराष्ट्रीय नेता से तुलना करने के लिए उपयुक्त हैं। बिस्मार्क ने 25 राज्यों को एक करते हुए लड़ाई के माध्यम से जर्मनी को एक किया, तो विश्व का नायक है। 550 से ऊपर राज्यों को बिना एक कतरा खून बहाए पटेल ने आपस में एक कर दिया। लौह पुरुष, एकता का प्रतीक है। इतिहास में उसके महत्व को स्वीकार किया जाना, इस तरह के इतिहास लेखन को पाशविक कहा गया है, पशुवत या सन की इतिहास लेखन कहा गया है। कि भगत सिंह किसके लिए लड़ रहे थे? अपने लिए लड़ रहे थे। 7 में पैदा हुए, 29 में जेल में चले गए, 31 में चले गए, 1908 में पैदा हुए थे। अब क्या है, 7-8 में पैदा हुआ व्यक्ति और क्या हुआ? अपने जवानी के दिनों में ही सब कुछ निछावर करके चला गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह का इतिहास लेखन है। असल में इतिहास लेखन भी बायस्ड है, अपने पक्ष को क्या करना है? रखना है। तो दूसरा पक्ष मैंने कहा, दूसरा पक्ष कहा कि जो लोग नेता बने हुए थे वो बनाए नहीं गए थे, बल्कि थे। पटेल नेता थे, नेहरू अपने नेता थे, और उनकी तुलना किसी के विश्व के किसी भी नेता से गांधी ने उन्हें खड़ा नहीं किया था। तीसरा पॉइंट इसमें क्या था कि गांधी ने नेतृत्व पर कब्जा कर लिया। नेतृत्व था ही कहां? नरम दल 1905 में ही और प्रासंगिक हो गया था। मांग रहे थे, हम संवैधानिक रास्ते पर जा रहे थे। 20 साल मांगने के बाद अंग्रेजों ने कुछ भी नहीं दिया, ऊपर से कांग्रेस को ही गाली देना शुरू कर दिया। करजन तक आते आते वो कहने लगा कि कांग्रेस मर रही है और मेरी इच्छा है कि इसको यही कब्र में दफन करके जाऊं। क्या मांगने से देगा? उदारवाद 1905 तक असफल हो गया था, अपना रास्ता खो चुका था। उग्रवाद ने नारा लगाया था कि अब घुटनों के बल बैठकर फरियाद नहीं की जाएगी, पैरों पर खड़ा होकर अधिकारों की मांग की जाएगी। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन पैरों के बल खड़ा तो हो गए, चल ही नहीं रहे थे। नेतृत्व तो अंधी गली में फंसा हुआ था। राष्ट्रवाद दुधमुहे बच्चे की तरह बिलबिला रहा था, कोई देखने वाला नहीं था। नेतृत्व था ही नहीं, तो फिर कब्जा करने का सवाल कहां से आता है? भारतीय राष्ट्रवाद अंधी गली में फंसा हुआ था, ठहरा हुआ था। नेतृत्व का सर्वथा क्या था? अभाव था, रिक्तता थी। नरम दल अप्रासंगिक हो चुका था और गरम दल कदम ताल कर रहा था। आगे बढ़ने में दिक्कत आ रही थी। तीसरी इसमें एक बात पॉइंट आपको बताऊं बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या बताया कि नेतृत्व पर कब्जा नहीं किया। नेतृत्व था ही नहीं तो कब्जा करने का कहां सवाल है? तीसरा, अगर गांधी नेतृत्व पर कब्जा करना चाहते तो बाद में 1947 में उन्होंने कोई पद क्यों नहीं लिया? गांधी के व्यक्तित्व को यह शोभा नहीं देता है। उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 1915 के बाद गांधी न गुजरात के नेता थे, न बंगाल के नेता थे, न दलित के थे, न मुसलमान के थे। लेकिन क्या दलित और मुसलमान नेता की जरूरत थी?
जब राष्ट्रवाद आगे बढ़ गया तो अखिल भारतीय नेता की जरूरत थी, किसी दलित और मुसलमान नेता की जरूरत नहीं थी। कोई दलित बड़ा नेता हो सकता है, कोई बंगाली बड़ा नेता हो सकता है, कोई गुजराती बड़ा नेता हो सकता है, कोई मुस्लिम बड़ा नेता हो सकता है। अखिल भारतीय नेता के रूप में केवल और केवल गांधी ही सबसे उपयुक्त व्यक्ति थे। इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन को, जब आंदोलन की जरूरत पड़ी तो गांधी को आमंत्रित किया गया। अगर राष्ट्रीय आंदोलन का इंडेक्स बनाया जाए, राजस्थान में भी, दिल्ली में भी, उत्तर पश्चिम में भी, बंगाल में भी, साउथ में, नॉर्थ में, हिंदू में, मुसलमान में, तो गांधी छोड़ के और कोई व्यक्ति अखिल भारतीय स्तर का नेतृत्व कर ही नहीं सकता था तत्कालीन समय में। और इसलिए गांधी ही सबसे उपयुक्त थे, क्योंकि उनका चरित्र अखिल भारतीय था। एक छोटा सा उदाहरण दूं बीपीएससी को लेकर। चंपारण में तिनकठिया था। कब से था? बहुत दिनों से था। जब से वो नील विद्रोह हुआ तो नीलही सारे इधर आ गए बिहार में शोषण करने के लिए। राजकुमार शुक्ल जो चंपारण का एक ब्लॉक स्तर का नेता है, वो किसको बुलाने गया? गांधी को। क्यों? और कोई नेता नहीं था उस समय, तो गांधी कुछ किए भी नहीं थे। इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि गांधी जी की सुपैरियरिटी क्या थी। जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो ये कमेंट है कि आप गुजराती नेता नहीं हो, हिंदू नेता नहीं हो, मुसलमान, जो अंग्रेज बांटना चाहते थे कि आप पहले नेता बनो हिंदू के, मुसलमान के, ताकि बढ़ सको। नेता की जरूरत, कैसे नेता की जरूरत थी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए? अखिल भारतीय। और अगर अखिल भारतीय इंडेक्स बनाया जाए तो गांधी 1 to 10 है। बंगाल में बंगालियों का महत्व, किसी बंगाल नेता का महत्व हो सकता है, दलितों में दलित नेता का महत्व हो सकता है, लेकिन अखिल भारतीय नेता तो केवल गांधी जी थे। और निश्चित रूप से सही हाथों में नेतृत्व गया। ये मेरा दूसरा पक्ष है कि उनके पॉइंट को क्या किया गया? काटा गया। ये भी 2-3 लाइन में लिख सकते हो कि नेतृत्व था ही नहीं, नरम दल गरम दल अपना प्रासंगिकता खो चुका था। दूसरी बात क्या थी कि जिनको ये शागिर्द कहते हैं वो अपने बल पर खड़े हुए वैश्विक नेता हैं। और तीसरे, गांधी जी में वो क्षमता थी, वो हिंदू मुसलमान नेता नहीं थे, अखिल भारतीय नेता थे, और उन्होंने इसको साबित कर दिया। तो दूसरा जो पक्ष मैंने आपको बताया, कि जो इतिहासकार कह रहे हैं वो सही नहीं है। और ऐसे ही हिस्ट्री का, इतिहास का आंसर लिखते हैं कि एक पक्ष देते हैं, उस पक्ष से या तो सहमति नहीं तो असहमति व्यक्त करते हैं। मैंने एक पक्ष दिया कैम्ब्रिज का, जूडिथ ब्राउन का, और उससे मैंने असहमति व्यक्त की। और उसके लिए कहने से नहीं होगा, लॉजिक चाहिए, तार्किकता के आधार पर काटने की जरूरत है। अब बच्चों तीसरे पक्ष में जाते हैं। तो अगर ऐसे नेता नहीं बने तो कैसे बने? आंसर क्या है? गांधी जब भारतीय राजनीति के पटल पर आए तो नेतृत्व विहीनता की स्थिति थी। गांधी की विचारधारा, गांधी की रणनीति, गांधी की ये काम करने का तरीका, गांधी का ये संगठनात्मक क्षमता, गांधी का व्यक्तित्व और गांधी के मुद्दे, गांधी के नब्ज पकड़ने की क्षमता, और साथ सबसे बड़ी बात, कमजोर वर्गों के दिल को जीतने की क्षमता ने गांधी को उनको नेता, प्लाटर जिसे कहते हैं, गांधी के पास वो सब कुछ था जिसके चलते थाल परोस कर उन्हें दे दिया गया। अब ये कहने से नहीं होगा, मैंने बस एक भूमिका बनाई। क्या भूमिका बनाई बच्चों? कि गांधी की विचारधारा, गांधी की रणनीति, गांधी का कार्यक्रम, गांधी के मुद्दे, गांधी के संगठन करने की क्षमता, गांधी के नब्ज की पकड़, गांधी के गरीबों की सहानुभूति, ऐसे सारे तत्व थे जो किसी व्यक्ति को नेता बना रहे थे। और साउथ अफ्रीका के आने से पहले ही गोखले पूरे भारत में ये बात कह रहे थे। पूरे भारत में गोखले ये बात कह रहे थे कि गांधी में वो सब कुछ है, करिश्माई व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व भी वही शाही था। उस समय किसान क्या पहनते थे? एक धोती पहनते थे। गांधी भी क्या पहनते थे? वही पहनते थे। बकरी का दूध पीते थे, माठा और रोटी खाते थे। व्यक्तित्व भी वही था। जनता अपने से उनको जोड़ती थी। तो मैंने ये कहा कि जो इंट्रोडक्शन होगा वो यही होगा कि गांधी के पास वो सब कुछ था जिसे उनको नेतृत्व परोस कर क्या कर दिया गया। तो गांधी ने नेतृत्व पर कब्जा नहीं किया, थाल परोस कर नेतृत्व को गांधी को दे दिया गया, क्योंकि उनमें नेतृत्व करने की क्षमता थी। जो इसका दूसरा पक्ष है कि एक चीज अब पार्ट वाइज समझाऊंगा, इसको साबित करना पड़ता है। सिविल सर्विसेज में या किसी भी पीसीएस में जब आप आंसर लिखते हो तो उसको लॉजिकली साबित करना पड़ता है। जैसे अशोक एक महान शासक है, कोट, क्या आंसर होगा?
गुप्त काल स्वर्ण युग है, क्या आंसर होगा? आपको साइंटिफिकली साबित करना है कि कैसे यह बात कही जा सकती है, किन किन आधारों पर यह बात कही जाती है। अब गांधी में यह सारी विशेषताएं थी जिस आधार पर यह बात कही गई। तो जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इसको हम साबित करने का प्रयास करेंगे, और उसमें जो पहला पक्ष है, मैंने आपको यह बताया तीसरे पक्ष में कि गांधी की विचारधारा, रणनीति, कार्यक्रम, मुद्दे, संगठनात्मक क्षमता, नब्ज की पकड़, ऐसी चीजें थी जिसके चलते नेतृत्व थाल परोस के उनके हाथ में, प्लस परिस्थितियां भी उनके पक्ष में थी। अब ये किस आधार पर कह सकते हो और कैसे कहा जा सकता है, इसी को आंसर में साबित करना है। ये आंसर का मूल पार्ट है, जिसको मैं बॉडी पार्ट कहता हूं। ये आंसर का मूल पार्ट है। अब इसमें पहला जो मैं मुद्दा आपको उठाऊंगा, जो अकेले अपने से भी क्वेश्चन आ सकता है, कि गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कहां से की? साउथ अफ्रीका से भारत आने के पहले ही गांधी एक अखिल भारतीय नेता बन चुके थे। गांधी की लोकप्रियता थी, और यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि राजकुमार शुक्ल जो चंपारण का एक ब्लॉक लेवल का नेता था, वो किसको बुलाने जाता है? गांधी को बुलाने जाता है। यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि गांधी के प्रभाव और गांधी के कामों की खुशबू भारत में धीरे धीरे क्या हो रही थी? फैल रही थी। साउथ अफ्रीका के बारे में मैं हल्का सा आपको हिंट करूंगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगी बात कि मुद्दा क्या है। 1893 में गांधी जी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गए साउथ अफ्रीका में। वहां उन्होंने पैसे के लिए गए थे, लेकिन वहां उन्होंने जाके दादा अब्दुल्ला को छोड़कर गरीबों का मुकदमा लड़ना शुरू कर दिया। जब फर्स्ट क्लास के ट्रेन में उनको लात से मार के बाहर कर दिया गया, उसके बाद उनको यथार्थ समझ में आया कि बैरिस्टर होने पर यह हाल है तो बाकी लोगों का क्या हाल है। उन्होंने वहां रह रहे गरीब और खासकर भारतीय लोगों का राष्ट्र आंदोलन में नेतृत्व किया और सफलता प्राप्त कर ली। एक अंदाजा आप लगा सकते हो, ब्रिटिश साम्राज्य जिसके राज्य में सूरज नहीं डूबता था, ब्रिटिश साम्राज्य जिसके राज्य में सूरज नहीं डूबता था, नेपोलियन, हिटलर आए और बर्बाद होकर चले गए, जो बड़े बड़े औद्योगिक देश थे जिनका उत्पादन की क्षमता ब्रिटेन से कम नहीं थी। एक आदमी गांधी बिना किसी हथियार के, बिना किसी साधन के दूसरे देश में जाता है, दूसरे देशों के गरीब लोगों के द्वारा ब्रिटेन को हरा देता है, बात मनवा लेता है और विजयश्री हाथ में ले लेता है। इससे गांधी की क्षमता का पता लगाया जा सकता है कि एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में गया, वहां भी बिना कोई साधन के गरीब लोगों के साथ मिलके उस देश से अपनी बात मनवा ली जो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं। इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि गांधी की क्षमता क्या थी। इससे क्या हुआ, इससे क्या हो गया, एक बात समझ में आ गई कि गरीबों के साथ आंदोलन किया जा सकता है, और ऐसा आंदोलन करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति कौन है? गांधी है, जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। भारत में भी स्थिति क्या थी? साधन नहीं था। उदारवादी आंदोलन क्यों नहीं करना चाहते थे? जनता अशिक्षित है, जनता मध्यकालीन सोच रखे हुए है, जनता जातिवाद में विभाजित है, धर्म में विभाजित है, विभाजन के अंतहीन श्रृंखला का शिकार है, राष्ट्रीय आंदोलन संभव नहीं है, अभी प्रशिक्षण की डर रहे थे। किससे? कि ये गरीब जनता क्या करेगी, कैसे आंदोलन करेगी। गांधी ने साबित कर दिया कि गरीब जनता भी आंदोलन कर सकती है और सफलता प्राप्त कर सकती है, वो सफलता जो हिटलर और नेपोलियन को प्राप्त नहीं हुई। पाने के लिए सब कुछ है, गरीबों को खोने के लिए कुछ नहीं है, हड्डी तक चबा जाएंगे। गांधी ने यह साबित कर दिया कि कमजोर लोगों से आंदोलन किया जा सकता है। और कौन ऐसा कर सकता है? गांधी ऐसा कर सकते हैं। और यही खुशबू भारत में आ रही थी, भारत में भी यही लड़ाई थी। अंग्रेज हंस रहे थे, अंग्रेज गांधी को हथनंगा फकीर कहते थे। क्या एक उपमा है, रावण ने राम को क्या कहा था, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री प्रभु राम को? एक आदमी और एक तपस्वी जिसको घर से उसके भाई ने राज्य से निकाल दिया,
दूसरे को सुग्रीव को जिसने उसके भाई ने उसको लात मार के निकाला है, तीसरे को मैंने अपने राय से लात मार के निकाला है, और तीनों एक जगह बैठ गए हैं और एक दूसरे का तिलक चंदन कर रहे हैं कि तुम राजा हो, तुम राजा हो। एक भिखारी दूसरे भिखारी को राजा बना रहा है। यही रावण कह रहा था कि एक को अयोध्या से बाहर कर दिया गया, एक को बाली ने बाहर किया था, एक को तो मैंने बाहर किया था, और ये सब एक दूसरे को तिलक कर रहे हैं, और वो भी रावण को हराएंगे मिलके। कौन सी फौज लाए हैं? बंदरों की फौज लाए हैं हराने के लिए। यही उपमा गांधी जी है। ये गांधी अधनंगा फकीर गरीबों के बल पर भारत के आंदोलन को खड़ा कर लेगा। गांधी ने साबित कर दिया कि गरीबों के द्वारा आंदोलन, मूल बात यही थी बच्चों। आज भी ये आदरणीय अंबेडकर जी के नाम पर यह आंदोलन क्यों हो रहा है? मुद्दा यही था कि भारत का जो उच्च वर्ग था, या तो कॉलोनियल स्टेट के साथ था, नहीं तो राष्ट्रीय आंदोलन में था। साथ में किसको लेना था? गरीब जनता को। गरीब जनता के द्वारा आंदोलन किया जा सकता है, और गांधी ऐसा आंदोलन कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका में उन्होंने ये साबित कर दिया, और राष्ट्रीय नेतृत्व साफ साफ उनके हाथ में आने के लिए व्यग्र हो गया। सबको विश्वास हो गया कि एक व्यक्ति जो दूसरे देश में गरीबों के साथ ये काम कर सकता है, तो अपने देश में क्यों नहीं कर सकता। मैंने इसीलिए आपको समझाया कि गांधी ने शुरुआती दौर में जो कार्यक्रम किए, जिस विचारधारा का उन्होंने अनुसरण किया, उससे उनको सफलता मिली, और यह सफलता भारत में ही, साउथ अफ्रीका में ही मिल गई थी। इसका दूसरा भी पक्ष था कि यहां जो नरम दल गरम दल का आपसी विवाद था, गांधी इससे परे थे और बाहर से आने से किसी पचड़े में नहीं थे, और गांधी की स्वीकार्यता और ज्यादा थी। जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि ये पूरा जो संघर्ष है गांधी का साउथ अफ्रीका में, उसका प्रभाव है कि गांधी को राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व के रूप में स्वीकार करने की बात सामने आई। एक और बात है उसमें, सासाराम में एक शासक था शेरशाह, उसकी जागीर थी वहां। उसने जागीर में एक व्यवस्था लागू की थी। जब वो अखिल भारतीय शासक बना, तो उसने अखिल भारतीय प्रशासन लागू करके और सफलता प्राप्त कर ली, क्योंकि उसने एक जगह लागू किया था। जी, कुछ लोगों ने जो 50 साल में नहीं किया, वो शेरशाह ने 5 साल में कर लिया, क्योंकि उसने एक मॉडल तैयार किया था। गांधी के साथ भी वही हाल है। गांधी ने साउथ अफ्रीका में गरीब लोगों से कैसे आंदोलन किया जा सकता है, टेक्निक डेवलप कर ली। इंडियन ओपिनियन, फिनिक्स, टॉलेस्टाय, कलेनबर्ग की सहायता, ऐसा उपाय डेवलप कर लिया कि गरीबों से आंदोलन कैसे किया जाता है, टेक्निक डेवलप कर लिया। उनको प्रयोगशाला मिल गया, और ये अनुभव बड़ा ही सार्थक रहा, और उससे क्या मिली? उनको सफलता मिल गई। दो पक्ष हैं इसके, आंदोलन करने का तरीका ढूंढ लिया गया, और दूसरा, गांधी को उसे सफलता मिल गई। अब सफलता मिलने से गांधी का उस आंदोलन पर विश्वास की मात्रा अधिक हो गई। कुछ हिले या ना हिले, गांधी का विश्वास कभी नहीं हिला अपने असहयोग आंदोलन से या अपने सत्याग्रह से। अडिग हो गए गांधी। काम करने की क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जब आत्मविश्वास की मात्रा बढ़ जाती है। तो यह जो साउथ अफ्रीका का प्रयोग है, एक पैरा उसमें जाएगा, वो 4 लाइन भी लिखा जा सकता है कि साउथ अफ्रीका के प्रयोग ने गांधी को एक ऐसे नेता के रूप में उभार दिया जो गरीबों के साथ आंदोलन कर सकता है, और गरीबों के साथ आंदोलन करके सफलता प्राप्त की जा सकती है। अगर यह काम विदेश में किया जा सकता है, तो भारत में क्यों नहीं किया जा सकता? इसका एक पक्ष और बताया मैंने आपको कि गांधी की आंदोलन करने की क्षमता बढ़ गई, क्योंकि उनको टेक्निक वहां आ गया। तीसरा, गांधी का विश्वास बढ़ गया। एक पक्ष मैंने गांधी का बताया। दूसरा पक्ष क्या है बच्चों? भारत में भी जब वो आते हैं, इसीलिए राजकुमार शुक्ल ने उनको आमंत्रित किया था कि गरीब लोगों के अगर कोई आंदोलन कर सकता है तो कौन कर सकता है? गांधी कर सकता है। दूसरा पक्ष जो है, भारत में भी आए। उस समय होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था, गांधी ने भाग नहीं लिया। भारत में जो भी आंदोलन हुआ, पहला आंदोलन किसके खिलाफ हुआ? चंपारण में 3 कठिया, आप जानते हो, और उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। 3 कठिया मतलब 3 कट्ठा, आपको 1 बीघा में 20 कट्ठे होते थे, आपको 3 कट्ठा नील बोना पड़ेगा। गांधी वहां गए और उन्होंने समस्या का समाधान करा दिया। अहमदाबाद में अपने ही दोस्त अंबालाल साराभाई के खिलाफ पहली बार आमरण अनशन पर बैठ गए और बोनस दिलवा दिया।
खेड़ा के किसानों का भी कर माफ करा दिया। हुआ ये था कि जो चाहेगा वो देगा, जो नहीं चाहेगा वो नहीं देगा। अब टैक्स देना कौन चाहता है? खेड़ा में भी यही हुआ। भारत में भी उन्होंने सफलता हासिल कर ली। किसके? दो बातें हैं इसमें बच्चों। किसके पक्ष में? कमजोर वर्गों के पक्ष में। क्या स्थापित हो गया? गांधी किसके नेता हैं? कमजोर वर्गों के। दिल जीत लिया। गांधी कमजोर वर्गों के नेता हैं और कमजोर वर्गों के द्वारा आंदोलन करके सफलता प्राप्त की जा सकती है। ये मैंने दो पक्ष आपको रखा। कहां कहां का? दक्षिण अफ्रीका और भारत। भारत में चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। अफ्रीका में लड़ाई जीतना। लड़ाई अफ्रीका में लड़ाई जीतना। लड़ाई जीतना कहां? दूसरे देश में। दूसरे देश में गरीब के साथ, गरीब जनता के साथ। यह साबित हो गया। भारत में भी जब वो आए तो जो अफ्रीका में उन्होंने किया था उसका अनुकरण भारत में भी किया। उसका प्रतिरूप है कि गांधी कमजोर लोगों के द्वारा के साथ आंदोलन कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और इसलिए गांधी को नेता के रूप में स्वीकार किया गया। एक और बात है बच्चों, एक और बात है इसमें कि गांधी के बारे में जो सपनों का प्रिजनर कहा गया है, असल में वो कोई अफवाह नहीं थी। ये गांधी के काम करने का प्रभाव था, जिससे गरीब जनता समझती थी कि गांधी जी उनका कल्याण कर सकते हैं जहां गांधी नहीं भी गए। इसको अफवाह नहीं कहते हैं, इसको गांधी का प्रभाव कहते हैं, और जनता के दिल को जीतने में वो क्या रहे थे? सफल रहे थे। इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या होगा बच्चों? मैंने आपको ये बताई थी विचारधारा और रणनीति। विचारधारा और रणनीति। विचारधारा क्या है? गांधी के विचारधारा और रणनीति में साधन और साध्य एक ही है। सत्य और अहिंसा विचारधारा भी है और रणनीति भी है। सत्य अमूर्त नहीं है। किसी भी व्यक्ति को लग जाए कि वो सत्य के साथ है तो लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है भौतिक रूप से, और दूसरा यह साबित हो जाए कि अंग्रेज असत्य हैं तो जनता की एक होने की संभावना बढ़ जाए। अहिंसा से गांधी ने एक छतरी वाली भूमिका तैयार कर दी, जिससे सभी लोगों को एक मंच पर आना आसान हो गया, और स्त्रियां भी आंदोलन के लिए सामने आ गई। अब किसी राम राज्य में अगर स्त्रियों को अंग्रेज मारते तो उसको रावण साबित करना आसान हो जाता। तो अहिंसा एक तकनीक थी। अब आपको होगा अहिंसा से कैसे भारत चला जाएगा? अहिंसा के माध्यम से अगर सारे भारतीयों को आपस में एक कर दिया जाए तो उसी दिन यहां से अंग्रेज चले जाते। अरविंद कह रहे थे कि अगर सारे भारतीय केवल अपना हाथ उठा दें, यानी सहयोग न करें, तो अंग्रेजों की सत्ता गिर जाएगी। गांधी जी भी बड़ा ही, अब गांधी की तो भाषा नहीं है, लेकिन पता नहीं गांधी ने कहा ऐसा कि अगर सारे भारतीय मिलकर थूक दे तो अंग्रेज बह के वहां इंग्लैंड चले जाएं। बस आपस में एक होने की बात थी, और केवल अहिंसा के माध्यम से ही एक हो सकते थे, और गांधी ने इसका भरसक प्रयास किया। अहिंसा होगा तो गोली बंदूक नहीं चलेगी। गोली बंदूक चलेगी तो अंग्रेज अत्याचारी अन्यायी हो जाएंगे, अपने को सभ्यता का पाठ पढ़ाना बताते हैं, और नहीं चलेगी तो गांधी जी जीत जाएंगे, उससे और ताकत बढ़ जाएगी। जिन लोहों से हथकड़ियां बनाई गई थी, गांधी ने उन्हीं लोहों को गलाकर उसको हथौड़े में बदल दिया। जेल क्या है? जेल अंग्रेजों का हथियार था। बंदूक क्या है? अंग्रेजों का हथियार था। बंदूक चलना बंद, हम हिंसा करेंगे ही नहीं। अगर आपने कोई हिंसा नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया है, तो जेल में आपको कौन रखेगा? जेल में जाना है वो भी कब? जब मार्च अप्रैल में फसल कट जाता था, टैक्स देने की बात आती थी, तो गांधी को जेल की याद आती थी। चलो एडवर्ड के होटल में क्या करते हैं? खाते हैं। अपने से जेल जाना है, कुछ करना मत। और तब अपने से अगर जाइए, जब मन करे तब आइएगा। अंग्रेजों के लिए समस्या है, पैसा के लिए यहां आए थे। जेल में सब लोग जाएंगे, बैठे खाएंगे तो खर्च की मात्रा बढ़ जाएगी। जेल क्या था? डराने का हथियार था। 20 बार कोई जेल आए जाए तो डर की मात्रा क्या हो जाएगी?
समाप्त हो जाएगी। उतना ही नहीं, बायोडेटा बन गया, कितनी बार जेल गए हो। जेल जाना एक बायोडेटा का अंग हो गया। जेल किसका था? अंग्रेजों का था। गांधी ने उसे क्या कर लिया? छीन लिया। ध्यान देना, जब मार्च अप्रैल होता था, जब टैक्स देने का समय होता था, किसानों के पास कोई काम नहीं होता था, टैक्स देने की बात है, गांधी कहते थे टैक्स नहीं देना है, बस क्या करना है? जेल में जाना है। जेल में जाकर बैठे क्या करना है? खाना है। 500 आदमी जेल में इकट्ठा हो गए। कितने भी आप खुसट टाइप के आदमी हो, फिर भी आपका भी मन लगेगा। 5-7 लोग। इसलिए जब आंदोलन शुरू करने में बाकी लोगों को दिक्कत आती थी, गांधी की आलोचना तब होती थी जब आंदोलन समाप्त होता था, क्योंकि मजा आ रहा था। गांधी ने उसे क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। मैंने कहा कि जिन लोगों को हथकड़ियों गलाकर हथकड़ी बनाई गई थी, गांधी ने उन्हीं लोगों को गलाकर उसे हथौड़ा बनाकर अंग्रेजी साम्राज्य को तोड़ने का कार्य किया। जेल हो, बंदूक हो, सब गांधी ने छीनने का प्रयास किया। आप गोली चलाओगे तो आताताई अत्याचारी साबित हो गए। बस अन्याय नहीं करना है, और गांधी ने इसका भरसक प्रयोग किया। इतना ही नहीं, इस आंदोलन में तब महिलाओं को ले जाना आसान हो जाएगा, कमजोर वर्गों को ले जाना आसान हो जाएगा। एक और बात थी, जहां तक गांधी के मुद्दे का सवाल है। पहले मुद्दे क्या थे? होम रूल लीग। हरियाणा के किसी गांव में चले जाओ किसान के पास और कहो कि आंदोलन करो, किस नाम पर? होम रूल लीग। बोला क्या होगा? क्या है ये? बोलो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, सब कुछ मिलेगा। बोले ये क्या होता है? क्या समझाइएगा? लोकतंत्र होता है, समानता होता है। बोले रोटी चावल कुछ देगा क्या? बोले वो तो नहीं देगा अभी। बोले जा तू ही ले लो होम रूल। हमें जरूरत? किसानों से ये जाके कहोगे कि भू राजस्व नहीं देना है, उसको और कोई समस्या ही नहीं है, वो आंदोलन करने अपने से आ जाएगा। वन में रहने वालों को लोग वन कानून तोड़ना है, आंदोलन करने के लिए आ जाएंगे। मुद्दा ही ऐसा था कि भारतीयों को नुकसान नहीं था, फायदा था। स्वदेशी करोगे तो क्या होगा? महंगे कपड़े खरीदने पड़ेंगे, सस्ते वाले छोड़ने पड़ेंगे, नुकसान है। भू राजस्व नहीं देने में किसानों को लाभ है, वन कानून तोड़ने में बाकी लोगों को लाभ है, चौकीदारी टैक्स नहीं देने में बाकी लोगों को लाभ है, नमक कानून तोड़ने में बाकी लोगों को। नमक ही था जो सब लोग खाते थे, जिसके एक ही चीज खरीदी जाती थी घर में, बाकी सब तो बार्टर सिस्टम था, एक ही चीज खरीदी जाती थी नमक, उस पर भी अंग्रेजों का अधिकार था। गांधी के मुद्दे ही ऐसे थे जो जनता से उनको जोड़ते थे। अब इसमें जनता को कुछ देना नहीं है, जनता विन विन सिचुएशन में है। दोनों पोल में गांधी जी ही गोल मारते थे। मारिएगा गोली, अत्याचारी है, नहीं मारिएगा हम जीत गए। चरखा मुद्दा है। चरखा क्या है? चरखा स्वावलंबन है, चरखा साम्राज्यवाद के खिलाफ एक लड़ाई है। चरखा चरैवेती वैदिक मंत्र है। चरखा वो है जो गांवों को मजबूत करता था। चरखा वो था जहां भारत ने सबसे अधिक मार खाई थी। चरखा हिंदू मुस्लिम एकता था। चरखा हर एक व्यक्ति के उत्पादन से जुड़ा हुआ था, केंद्रीकृत उत्पादन के सख्त खिलाफ था, विकेंद्रीकृत उत्पादन को महत्व देता था और स्वावलंबन की स्थिति लाता था। कपड़ों में ही हमने सबसे ज्यादा मार खाई थी, चरखा उसका प्रतीक था। जो गांधी के मुद्दे के नाम से लिखोगे, एक पैरा क्या होगा? एक मैंने कहा सत्य का, अहिंसा का। दूसरा चरखा, भू राजस्व, वन कानून, नमक कानून। शायद आपको समझ में आ गया कि ये मुद्दे थे गांधी के सामने, और वो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए कारगर साबित हुए। उन्होंने राष्ट्रीय हित को व्यक्तिगत हित से क्या कर दिया? जोड़ दिया। और जनता अब आंदोलन करना चाहती थी, जन आंदोलन की बात थी। यही कारण है कि गांधी की ताकत लगातार क्या होती गई? बढ़ती गई। एक चीज और है बच्चों, गांधी में संगठनात्मक क्षमता अद्भुत थी। एक तिलक की आलोचना है कांग्रेस की कि मेढक की तरह टर टर करती है साल भर में आकर। गांधी ने कार्यकारिणी समिति का गठन कर दिया, 54 मेंबरशिप करते हुए आम जनता के लिए कांग्रेस को खोल दिया, और वर्किंग कमेटी गठन करते हुए कांग्रेस को हमेशा कार्य करने के लिए प्रेरित कर दिया गया। तो संगठन को हाथ पैर लग गए। तिलक स्वराज फंड की स्थापना कर दी गई, आनन फानन में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया गया। और देखिए गांधी जी के हाथ की बात, छूने से मिट्टी सोना हो गया। उसके बाद कांग्रेस को कोई पैसे की कमी नहीं हुई, भले नेतृत्व की स्वतंत्रता के बाद भी पैसे की कमी नहीं हुई कांग्रेस को। एक बार गांधी जी ने हाथ लगा दिया था।
आंदोलन करने के लिए पैसे की सख्त जरूरत होती है। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद भेज रहे थे सोवियत संघ में, ताकि वहां से लॉजिस्टिक सहायता लाई जा सके। उनका व्यक्तित्व भी वैसा ही था, इतना कपड़ा पहनते थे जो किसान पहनते हैं। गांव में अगर कोई कुर्ता पैजामा ठीक से पहनने लगे तो लोग पूछ ले कहां जाते हो। जितना गांधी पहनते थे उतना ही किसान पहनते हैं, जो खाते थे वही किसान खाते हैं, बकरी का दूध पीते थे। व्यक्तित्व भी वैसा ही था, जिससे जनता को अपने को जोड़ सके, और खासकर जिससे वो जिस वर्ग की वो लड़ाई लड़ते थे उसी वर्ग की बात करते थे, और निम्न वर्गों का दिल उन्होंने क्या कर लिया, जीत लिया। यही कारण है कि कांग्रेस में रहे न रहे, गांधी को हमेशा नेता के रूप में बुलाया गया। जब कांग्रेस में नहीं भी थे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में आमंत्रित किया गया, कांग्रेस का क्या करें आप, नेतृत्व करें। तो गांधी ने नेतृत्व पर कब्जा नहीं किया था, गांधी को थाल परोस कर दे दिया गया। एक मुद्दा और डिस्कस करूंगा। अब मैंने लिखने का प्रयास उतना तो नहीं किया है, क्लास नहीं है, बस डिस्कशन है, वीडियो दोहरा के देख लीजिएगा। एक मुद्दा और है, और वो है गांधी का जो ग्राम स्वराज था, उसमें गांव में उन्होंने एक एक संगठन धीरे धीरे खड़ा कर दिया, और वहां ऐसे काम किए जाते थे ग्राम निर्माण से, जिससे साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद का अंतर समाप्त हो गया। साम्राज्यवाद गांवों से क्या करता था, टैक्स लेता था, क्या सुविधा देता था, कुछ नहीं। जब गांधीवादी राजनीति का विकास हुआ तो ग्राम निर्माण के काम पर क्या किया गया, हर एक गांव में गांधीवादी संगठन सामने आए। वहां गरीबों के कल्याण के लिए बात किया जाता था, चरखा चलता था, स्कूल होता था, स्वावलंबन की स्थिति होती थी, दलितों का उद्धार करने का प्रयास किया जाता था, गरीबों की सहायता की जाती थी, कोई पैसा नहीं लिया जाता था। तो राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद डिस्प्ले पर आ गया। तो जो ग्राम स्तर का गांधी का काम है, और धीरे धीरे गांधी के शागिर्द, इसलिए जब आंदोलन नहीं भी होता था तो आंदोलन में रहते थे गांधी, क्योंकि उनके सारे समर्थक गांव में चले जाते थे और ग्राम निर्माण का काम किया जाता था, और इससे राष्ट्रीय आंदोलन की ताकत बढ़ती चली गई। गांधी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेता के रूप में थाल परोस के नेतृत्व को दे दिया गया, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा और दशा तय करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, धीरे धीरे आंदोलनों की शक्ति बढ़ती गई, और भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों को यह दर्शन हो गया कि भारत में रहना संभव नहीं है, और सही सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता कहा था। थैंक यू।